जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए, आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए। कोई ज़रूरी नहीं 1932 19 जब वो आइडेंटिफाई हो जाएगा, परिभाषित हो जाएगा, अब इस पे नियोजन बनाया जाए। नियोजन किस तरह के कि ऑफिसर का पद और प्राइवेट जो नौकरियाँ उसमें 75% यहाँ के स्थानीय युवाओं को, और जो CD की नौकरियाँ उसमें 90% यहाँ के युवाओं को। टीचर का वैकेंसी का देख लीजिए, जिसमें 57 को संस्कृत के टीचर के वैकेंसी में 54 को बाहर के लोग हो जाता है। इंग्लिश के गोड्डा और गिरिडीह जिले में इंग्लिश के 52 को टीचर के वैकेंसी में 48 को बाहर के लोगों का हो जाता है। केमिस्ट्री के 37 को टीचर के वैकेंसी में 36 को बाहर के लोगों का हो जाता है। जब बेरमो और दुमका का उपचुनाव जितना था उस समय सरना कोड का मामला पूरे जोर शोर से चल रहा था, तो दुमका और बेरमो का उपचुनाव जीतने के लिए आनंद फानंद में सरकार ने राज्यपाल को बिना सरना कोड को भेजे हुए, बिना आदेश दिए हुए वहाँ से सीधे केंद्र को भेज दिया। आज बेरमो का उपचुनाव और दुमका का उपचुनाव ये सरकार जो गठबंधन की सरकार है, जो ठगबंधन की सरकार है, वो जीत चुकी है। और सरना कोड आज कहाँ पताल में चल गए पता नहीं। 1932 का खतियान का मुद्दा कहाँ जोर पकड़ा? बोकारो धनबाद में। अरे चुनाव कहाँ होना है? उसी क्षेत्र में होना है जहाँ 32 का मुद्दा पूरे जोर शोरों से उठ रहा है। जोहार। अभी हमारे साथ जयराम महतो के साथी मोतीलाल हैं। मोतीलाल वही शख्स हैं जो परछाई की तरह जयराम महतो के साथ रहते हैं, और अभी फ़िलहाल जयराम महतो ने JB केसेस की घोषणा भी कर दी है, और घोषणा के बाद आज पहली बार मोतीलाल जी हमारे साथ हैं। कई तरह की बातें हो रही हैं मोतीलाल जी, आप लोगों के राजनीतिक दल बनाने की बातों को लेकर और पार्टी में उतरने को लेकर। एक तरफ JB केसेस धुआंधार सभा कर रही है, हर क्षेत्र में, हर गांव, हर टोला आप लोग जा रहे हैं। दूसरी तरफ अब आप लोगों के विरोध में लोग प्रखर भी हो गए हैं, विधायक, मंत्री सब प्रखर हो गए हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो कभी कैमरा में नहीं दिखे, वो लोग भी प्रखर होकर बोलना शुरू कर दिए हैं। ऐसे में आज सबसे पहला सवाल मोतीलाल जी से यही रहेगा कि झारखंड अपडेट्स में आज से लगभग 1-1.5 साल पहले आपका एक वीडियो चला था मोराबादी में, और वो वीडियो मिलियन गया था, बहुत वायरल हुआ था। उसके बाद से आज तक का पहले आपका सफ़र जानना चाहेंगे। सफ़र तो बहुत उतार चढ़ा कर रहा कि पहले हम अपनी बातों का शुरुआत 2 लाइन से करना चाहेंगे। आदम गोंडवी जी का 2 लाइन है कि जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए। जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए, आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए। जो बदल सकता था इस राज्य के मौसम का मिजाज, जो बदल सकता था इस राज्य के मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी के चेहरे का हताशा देखिए। उस युवा पीढ़ी के चेहरे का हताशा देखिए। आज हमारा जो राज्य है, वो राज्य की जो युवा पीढ़ी है वो पूरी तरह से 23 वर्षों में एकदम ठगा महसूस किए हैं, जैसे हम कर रहे थे, जैसे आज हमारा सफ़र पूछ रहे थे। जब सारे युवा पीढ़ी शोषित हुए हैं, पीड़ित हुए हैं, वंचित हुए हैं, तो उसी तरह से हम भी थे। पहले हम कभी आंदोलन में नहीं गए, हम एक्चुअली में यहाँ पढ़ने आए थे, इसी रांची में पढ़ने आए थे, सिविल सर्विस का तैयारी करने आए थे, JPSC का तैयारी करने आए थे। 2017 के एंड में हम 18 में आए पढ़ने के लिए। हमने सोचा 18 में एग्ज़ाम होगा तो JPSC देंगे, निकालेंगे, फिर नौकरी करेंगे। फिर 19 में भी नहीं हुआ, 20 में भी नहीं हुआ, 21 में भी नहीं हुआ, 22 में भी नहीं हुआ, 22 में भी जाके हुआ, यानी 5 साल बाद। 5 साल बाद होने के बाद हम अच्छा खासा नंबर भी लाते हैं, लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसके पीछे भी बहुत सारा कारण। उसमें 2-3 त्रुटियाँ JPSC में होता है जो मानने को तैयार नहीं था। एक तो पहले प्रश्न 12 से 15 जो सवाल थे वो गलत रहती है। दूसरा उसका गलती होता है कि एक ही कक्षा से कम 57 लोगों को पास कर दिया जाता है। ये कांड होता है। तीसरा कांड होता है कि उसका जो मेरिट जो नंबर होता है वो जारी नहीं किया जाता है। इसी का और तीसरा होता है कि पेपर लीक होता है, उसका जांच नहीं किया जाता है। इसी के विरुद्ध में हम लोग JPSC ऑफिस में यहाँ मोराबादी में धरना दिए थे, प्रदर्शन किए थे। उसी में हमें 18 दिसंबर को, आज भी हमें याद है, उठा लिया गया था, डिटेन किया गया था, रात भर रखा गया था, फिर बॉन्ड पर छोड़ा गया था। उसमें कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने में, 144 धारा को उल्लंघन करने में बहुत सारे 2-3 केस लगे थे। उसके बाद वहाँ निकलने के बाद इधर भाषा आंदोलन शुरू हुआ, और फिर हमारे कुछ साथियों ने, बोकारो धनबाद के साथियों ने बुलाया, तो उस आंदोलन में हम कूद पड़े। फिर डुमरी के साथियों ने कहा कि बोकारो धनबाद में आंदोलन है, गिरिडीह में नहीं है, तो गिरिडीह में करना है, इसलिए आप आइए, नेतृत्व कीजिए। तो वहाँ गए, वहाँ पे आंदोलन शुरुआत किए, और वहाँ से करने के बाद हम फिर से रांची वापस लौट गए थे। लेकिन जो हमारे अगुआ साथी हैं टाइगर जयराम महतो, उन्होंने कहा कि आप एक अच्छे पढ़े लिखे युवा हैं, शब्दों में जानकारी भी है, आइए हम लोग मिलकर लड़ते हैं, एक उलगुलान, एक विद्रोह को एक नया रूप देते हैं। और उसी में गए, और आज तक हम लोग, चाहे विधानसभा घेरा हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास घेरा हो, चाहे लाठी डंडा खाने की बात हो, चाहे केस खाने, सब साथ ही खा रहे हैं आज तक।
आज तक जितना उनके पास केस हुआ 1-2 केस छोड़ के बाकी सब केस में उसके साथ ही मेरा नाम है। जहाँ जहाँ वो लाठी खाएँ वहाँ लाठी खाएँ, जहाँ जेल जा रहे हैं वहाँ जेल जा रहे हैं, जहाँ डिटेन उनको किया जा रहा है वहाँ हम भी हो रहे हैं। तो इस तरह से लगातार कंटिन्यू चलता ही है। अब बात कुछ लोग एक प्रोपोगंडा, एक षड्यंत्र चला रहे हैं कि ये लोग खतियान आधारित नियोजन नीति की बात कर रहे हैं, जो गलत है। ये इसमें अगर खतियान आधारित नियोजन नीति लाया जाता है तो 100% सीटें रिजर्व हो जाएगी, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंजिंग हो जाएगी। तो इसका उत्तर हम देना चाहेंगे। देखिए, हम कभी खतियान आधारित नियोजन नीति की बात नहीं की है। हम कह रहे हैं कि देखिए, झारखंड में 4 सर्वे हुए हैं। एक 1908 का सर्वे, एक 1932 का सर्वे, एक 1954 का सर्वे, एक 1964 का सर्वे। हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि जहां जिस जिला में जैसा सर्वे हुआ है उस आधार पर झारखंडियों को परिभाषित किया जाए। 1932 नहीं, कोई जरूरी नहीं 1932 मांग इसलिए है, हम बताएंगे इसके आगे। तो आप सरकार से मांग कर रहे हैं कि 1964 तक जाइए, और 1964 के पहले जितना भी सर्वे सेटलमेंट है, यानी 1897 के भी सर्वे सेटलमेंट है, उस आधार पर झारखंडियों को परिभाषित किया जाए। परिभाषित करने का मतलब आइडेंटिफाई किया जाए, मतलब कि वो कागज़ लेके जाएगा ब्लॉक स्तर में और कहेगा कि हमारे पास सर्वे सेटलमेंट है, हमारा स्थानीय बनना चाहिए, और उससे उसका स्थानीय निर्गत होना चाहिए। ठीक है। अब लॉजिक है कि 1932 क्यों? 1932 इसलिए कि जो 1908 का सर्वे हुआ वो कैडस्ट्रल सर्वे था, और जो 1932 का जो सर्वे है वो रिविजनल सर्वे है। ये झारखंड के 85% इलाकों में हुआ है, और जो 1964 का सर्वे है वो कोल्हान के कुछ, वहाँ भी 1932 हुआ है, लेकिन कोल्हान के कुछ हिस्सों में 1964 में हुआ है। तो जैसे ही हम 1932 शामिल करेंगे 85% इलाका कवर हो जाएगा, बचेगा 15% इलाका। जैसे 64 शामिल करेंगे ये पूरा तरह से कवर हो जाएगा। तो पहला 64 दोनों शामिल हो गए। दोनों, हाँ, 1964 आखिरी डेडलाइन, आखिरी बाउंड्री, और उसके पहले जितना सर्वे है उसको मान्यता दिया जाए। कई लोग बोल रहे हैं कि किन्हीं के पास खतियान भी नहीं है। हाँ, खतियान नहीं है, ऐसे तो उपाय सरकार भी निकालेगी। 99% लोगों के पास है। अगर नहीं है तो भूमि संबंधी दस्तावेज के आधार पर, अगर यहाँ घर है, खांटी आदि एथी है, तो कोई ना कोई तो पट्टा होगा, रसीद होगा, कुछ तो होगा। भूमि संबंधी दस्तावेज के आधार पर, भाषा और संस्कृति के आधार पर 4 कॉलम को तय किया जाए और उससे आइडेंटिफाई किया जाए, परिभाषित किया जाए कि झारखंडी कौन है। जब वो आइडेंटिफाई हो जाएगा, परिभाषित हो जाएगा, अब इस पर नियोजन बनाया जाए। नियोजन किस तरह के कि ऑफिसर का पद और प्राइवेट जो नौकरियाँ उसमें 75% यहाँ के स्थानीय युवाओं को, और जो CD की नौकरियाँ उसमें 90% यहाँ के युवाओं को, ऐसे होना चाहिए। यानी इसमें भी हाँ। 60-40 ऐसा अब यहाँ कुछ नियोजन नहीं में कैसे होना चाहिए? जैसे 100 सीटें निकला, 100 सीट में आप वहाँ पर कॉलम डाल दिए हैं फॉर्म में कि क्रमांक संख्या स्थानीय को माना जाए, तो स्थानीय लोग फॉर्म भरेंगे। अब 100 सीटें निकला है, 100 सीटें में हम 90 सीट दे दिए यहाँ के लोगों के लिए, बच गया 10 सीट। अब देख लेंगे कि बाहर के लोग कौन कौन फॉर्म भरे हैं, स्क्रूटनी का नियम डाला जाए और 90 में 10 तो उसको ले लिया जाए, 10 वो सीट सबका हो जाएगा क्लियर ऑफिसर्स के लिए। हाँ, उसके बाद उसके आधार पर फिर विस्थापन नीति बनाइए, उसके बाद फिर खनन नीति बनाइए, उसके आधार पर फिर उद्योग नीति बनाइए। ठीक है, सारा बात मामला तो स्पष्ट हो आपकी जाए। सही लग रही है, हाँ। स्पष्ट भी लग रही है, लेकिन एक बात बताइए। अब 32 के और डीपली जाना पड़ेगा। 32 में ऐसा इसलिए है 32 क्योंकि देखिए, जब झारखंड का औद्योगिक क्रांति जब चला था 1954 से 61 के बीच में, तो सारी कंपनियां जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी इसी के दरमियान में आई थी, यानी 1964 से 1961 के बीच में आई थी। तो ये सारी कंपनियों में कौन सा है? जैसे HEC है 1998 में 58 में आई, आपका सेल है 1964 में आई, CCL, BCCL, ECCL 1983-84 से दशक में आई। तो अगर हम 85 को रघुवर दास जो बनाया था, जो 85 के कटअप में प्रयास अच्छा किया था लेकिन गलत बनाया था। 85 तक तो सारे लोग घुस चुके थे, फिर हम उसको बना के क्या करेंगे? वी वीरोत्तम एक पुस्तक लिखते हैं, वी वीरोत्तम लिखते हैं अपने पुस्तकों में कि जब औद्योगिक क्रांति का दौर चला और जब कंपनियां जब झारखंड में बसना शुरू की, तो कम से कम 34 से 35 हज़ार लोग हर साल यहाँ नौकरी करने आए, जो यहाँ की भूमि के नहीं थे। कोई बिहार से आए, कोई गुजरात से आए, कोई UP से आए, यहाँ बंगाल से आए, उड़ीसा से आए, और यहाँ घुस गए और यहाँ के लोगों के रोजी हक अधिकार जो है मार लिए। तो 1985 तक तो सब घुस चुके थे, तो अब हम 1985 बना के क्या करेंगे? तो कैसे रुकेगा? 1964 के बाद सारा जो CCL में आए, जो BCCL में आए, जो महारत्न कंपनियां जिसमें ज़्यादा एम्प्लॉय आए, उनके बच्चों को वो ब्रैकेटिंग लग जाएगा, वो एक घोरना घोरा जाएगा, अन्य रुक जाएगा, 4 दीवारी रुक जाएगा 32 कारण। अब 32 जैसा ही लागू होगा ये लोग बाहर हो जाएंगे, क्योंकि खाटी नहीं है ना, हमारा सुरक्षित हो जाएगा। अब यहाँ नौकरी किसको लगेगा? जो यहाँ के खाटी, समझने वाला विषय। और अगर हम 85 को रहने देते हैं तो ये लोग तो घुस ही चुके थे, फिर क्या फायदा? ठीक है, एक चीज अब सुनिए, रघुवर दास का गलत हो गया। अब उन्होंने नियोजन नीति बनाया 11-13 जिला का, वो भी गलत। तो 11-13 जिला गलत है। क्यों गलत है? कि 13 जिला रिजर्व कर दिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो 11 जिला रह गए उसमें क्या हाल हुआ
फिर बाहरी अतिक्रमण उसी तरह से बाढ़ आ गया। आप 2016 के टीचर के वैकेंसी का देख लीजिए, जिसमें 57 गो संस्कृत के टीचर के वैकेंसी में 54 गो बाहर के लोग हो जाता है। इंग्लिश के गोड्डा और गिरिडीह जिले में इंग्लिश के 52 गो टीचर के वैकेंसी में 48 गो बाहर के लोगों का हो जाता है। केमिस्ट्री के 37 गो टीचर के वैकेंसी में 36 गो बाहर के लोगों का हो जाता है। अभी वही 2016 का जो वैकेंसी था, 2022 में जब हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया कि इसका ज्वाइनिंग होना चाहिए, उसके आधार पर अभी बीपीएड में 26 सीट थे पूर्वी सिंहभूम में, 26 में 16 गो यूपी वालों को चला गया और 6 की 7 सीटें बिहार वालों के लोग ले लिए। तो कितना बचे? 3 या 4 सीट मात्र झारखंड के लोगों के लिए। मोतीलाल जी के कहने के अनुसार सबसे पहले स्थानीय नीति डिक्लेयर होगा, तभी उसके बाद फिर नियोजन तमाम होगा। नीति हाँ। पे काम होगा। हाँ। लेकिन एक बात समझाइए हमको, सीएम हेमंत सोरेन जो है नकार तो नहीं रहे हैं, हमेशा बोल रहे हैं 1932 पे हम कायम हैं, हम उस पर आगे काम करेंगे, और इस बार जो सत्र चल रहा है उसमें सुनने में आ रहा है विधेयक भी आ रहा है दोबारा से। तो इस पे अब राजनीति का कहाँ क्लू बचता है? देखिए, अगर सरकार की अगर मंशा साफ रहती तो आज 3.5 साल का कार्यकाल हो गया। पहले तो 2 साल ये सरकार लाई नहीं थी। हम लोग जब आंदोलन करते करते, जब हमारा अगर सरकार आंदोलन तो सरकार 2019 में बनी और आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 2021 के लास्ट में, यानी 2 साल बाद। तो अगर इसकी मंशा रहती साफ, तो ये सबसे पहले इसका मैनिफेस्टो जब पढ़िएगा तो सबसे पहले मैनिफेस्टो में यही कॉलम है कि हमारी सरकार बनते 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति बनेगा, ऐसे था। तो सरकार ले आती, लेकिन नहीं लाई। जब हम लोग आंदोलन करते करते सरकार प्रेशर में आई, तब ये आनंद फानन में 32 ले आई, जो हाईकोर्ट से नहीं, राज्यपाल से वापस हो गया। हाँ। अब जब राज्यपाल से वापस हो गया था तो आपको फिर से संशोधन करके तुरंत लाना चाहिए था, लेकिन आज देख लीजिए उसको वहाँ से रिजेक्ट हुए 1 साल हो गए लगभग 1 साल। अब वहाँ से अभी तक नहीं भेजा है। फिर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, और जब उपचुनाव आ गया डुमरी में, तब इसको लाया जा रहा है। कहीं हम प्रोपोगंडा षड्यंत्र तो है, कैसे आप इसका भी उल्लेख हम बता रहे हैं कैसे षड्यंत्र और प्रोपोगंडा है। जब बेरमो और दुमका का उपचुनाव जितना था, उस समय सरना कोड का मामला पूरे जोर शोर से चल रहा था। तो दुमका और बेरमो का उपचुनाव जीतने के लिए आनंद फानन में सरकार ने राज्यपाल को बिना सरना कोड को भेजे हुए, बिना आदेश लिए हुए, वहाँ से सीधे केंद्र को भेज दिया। आज बेरमो का उपचुनाव और दुमका का उपचुनाव, ये सरकार जो गठबंधन की सरकार है, जो ठगबंधन की सरकार, वो जीत चुकी है। और सरना कोड आज कहाँ पताल में चल गए पता नहीं। उसी तरह से 1932 का खतियान और ओबीसी जो बिल है, 1932 का खतियान का मुद्दा कहाँ जोर पकड़ा? बोकारो धनबाद में। अरे चुनाव कहाँ होना है? उसी क्षेत्र में होना है जहाँ 32 का मुद्दा पूरे जोर शोरों से उठ रहा है, उसी क्षेत्र में। तो ये 32 का मुद्दा अगर लाता है, अगर सीधे विधानसभा में लाया जाता है, तो उसको डायरेक्ट बेनिफिट होगा कि चुनाव जीत सकता है। कि प्रोपेगेंडा विधानसभा में आया, विधानसभा में बिल आया और फिर से रिजेक्ट हो जाता किसी कारण से, तो आंदोलन आप लोगों का जारी रहेगा? एकदम जारी रहेगा। और दूसरी बात, रिजेक्ट क्यों होगा? राज्यपाल के पास भी संवैधानिक अधिकार एक बार रिजेक्ट करने का, दोहरा बार अगर जाता है तो उसको पास करना ही पड़ेगा। वो ज़्यादा दिन रोक के नहीं रख सकते इस बिल को। दोहरा बार तो जा ही रहा है। हाँ, तो वो पास करना चाहिए, पास हो जाएगा इस बार। उसके बाद जहाँ तक बात रहा 9वीं अनुसूची में, तो 9वीं अनुसूची भी लोग कहता है कि 9वीं अनुसूची में कौन डालेगा, ये भी प्रश्न उठता है। बात भी सही है कि कौन डालेगा। तो 9वीं अनुसूची में डालना भी ज़्यादा टफ काम नहीं है, बस आपको सरकार पर प्रेशर बनाना है कि 14 सीटें हमारे पास भी है, ये याद रखा जाए। अगर आप इसको शामिल नहीं करते हैं तो आपका खटिया हम लोग खड़ा कर देंगे। किस लिए? कि देखिए, आज जब 66वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ था, तो CNT SPT एक्ट को, कुछ धारा को, कुछ एक्ट को उसमें 9वीं अनुसूची में डाला गया है। तो ये टफ काम भी नहीं है। यानी वही छोटा नागपुर का स्तरीय अधिनियम यानी 1908 का सर्वे सेटलमेंट को उसमें शामिल किया गया है। तो ये संवैधानिक भी है, 9वीं अनुसूची में डलाया गया तानी संवैधानिक हो गया। तानी 1932 भी संवैधानिक है, 1908 भी संवैधानिक है, 1954 भी संवैधानिक है। अब इसी से जुड़ा एक सवाल पे आते हैं। कई लोग आप पे और आपके जेबी केसेस के टीम पे आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग जो बोल रहे हैं वो दरअसल गलत है, और किसी कोर्ट में जाकर किसी वकील से बात कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ये लोग बस जनता को बरगला रहे हैं। और एक बात और जो दबी जुबान में आती है कि जेबी केसेस में कौन कौन है, क्योंकि अभी तक सिर्फ केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो हैं, और तो जेबी केसेस का कोई चेहरा वैसा जो कोई पार्टी विस्तार अभी तक नहीं है, कोई समिति विस्तार नहीं है। अब किसी ने कहा है कि वकील से बात कर लिया जाए, 1932 नहीं, ये सवाल है ना। तो सबसे वकील जो अभी झारखंड के भूमि के बारे में जो सबसे ज़्यादा जानकार हैं
उनका एक पुस्तक भी है, कभी अगर मौका मिले तो पढ़ लिएगा, झारखंड लैंड मैनुअल एक्ट्स, ठीक है। ये रश्मि कतियान जी का, वो खुद वकील हैं और भूमि के सबसे ज़्यादा बड़े जानकार हैं, वो खुद अपने पुस्तकों में लिखे हैं। इसके अलावा कोई उपाय ही नहीं है। झारखंड के भूमि को अतिक्रमण से रोकने के, घुसपैठ से रोकने का एक ही उपाय है, खतियान, और खतियान के अलावा कोई उपाय नहीं। हम 1932 नहीं कर रहे हैं, हम याद रखिएगा, हम सर्वे सेटलमेंट को कह रहे हैं, हम 32 ही नहीं कह रहे हैं। तो ये वकील ही कह रहे हैं, ये जो सबसे ज़्यादा जानकार हैं ज़मीन के, जिन्होंने किताबें लिख दी है झारखंड के ऊपर, वो कह रहे हैं। इसी मुद्दा से जुड़ा वो भी सवाल है कि आप लोग इसको जो है राजनीतिक तूल देकर पार्टी बना ली और मकसद जो है सिर्फ और सिर्फ राजनीति में आना है, और अभी इसी कारण से जेबी केसेस का विस्तार भी नहीं हो रहा है। देखिए, राम मनोहर लोहिया का कथन था कि अब अगर आपको सामाजिक परिवर्तन लाना है या सामाजिक क्रांति लाना है तो सबसे पहले आपको राजनीतिक क्रांति लाना पड़ेगा। आज हम लोग 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं, 2 साल से आंदोलन रोड पे कर रहे हैं। अगर हमारे लोग होते, अगर विधानसभा में होते, लोकसभा में होते, हमारे लोग जो हमारे माटी से प्रेम करते हैं, जो 32 के खतियान के पुरजोर समर्थक हैं, तो तुरंत वो विधानसभा में साइन करते, हस्ताक्षर करते और नीति बन जाती। लेकिन कहीं ना कहीं 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं, रोड में तो हो रहा है, क्योंकि वीर कुंवर नारायण सिंह का बोले थे कि सड़क कभी सुना नहीं पड़ना चाहिए, अगर सड़क सुना हो जाएगा तो सदन आवारा हो जाएगा। तो सड़क तो सुना नहीं है, लेकिन हमारे लोग वहाँ नहीं है कि हमारे बातों को उठा सके। अगर विधानसभा और लोकसभा दोनों जगह पे हमारे लोग होंगे जो पुरजोर तरीके से हमारे बातों को रख सके, उठा सके, तो हमारा तुरंत नीति बनेगा। आज जितना भी लोकसभा में चाहे राज्यसभा में जो झारखंड के लोग चुने जा रहे हैं, ज़्यादातर बाहर के लोग चुने जा रहे हैं, ज़्यादातर बाहर के सांसद हैं। सुनील सिंह बाहर के, आपका धनबाद का सांसद बाहर के, राज सिन्हा बाहर के, और आपका रांची का संजय सेठ बाहर के, तो राज्यसभा में तो और भी सारे लोग बाहर के। तो आपका मुद्दा को उठाएगा कौन? तो यहाँ का खतियानी, यहाँ के खतियानी लोग, इस आंदोलन से उपजा हुआ लोग जब तक नहीं पहुँचेगा वहाँ आपको 9वीं अनुसूची की कौन बात करेगा? 9वीं अनुसूची में खतियान को कौन डालेगा? सही बात है। तो पार्टी का विस्तार भी होगा, पार्टी का विस्तार हो ही रहा है। अभी देखिए, ये हमारा नया पार्टी है, नया पार्टी को खड़ा करने में बहुत सारे ये आता है, बहुत सारे संवैधानिक प्रक्रिया रहता है, कानूनी प्रक्रिया रहता है, उसका भी लिखा जा रहा है। वो एक जो टीम है वो काम कर रही है। बहुत जल्दी आप लोग के सामने, वो मीडिया के सामने आएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, और हमारा पार्टी जब रजिस्टर्ड हो जाएगी आपके सामने में आ जाएगी। अंतिम सवाल मोती जी, आप लोगों का जो भी पोस्ट होता है, हम लोग भी कुछ भी डालते हैं, उसमें बिहारी बाहर जाओ इस तरह कमेंट होता है, बिहारियों को लेकर कई तरह कमेंट होता है, और आप लोग भी लगातार जो है बिहारी जो एमएलए हैं उसको टारगेट कर रहे हैं और उसको लेकर कुछ कुछ बोल रहे हैं। तो मतलब प्लान क्या है? मतलब ऐसा सही में है आप लोग बिहारियों का विरोध करते हैं या फिर आप सिर्फ आइडियोलॉजी की लड़ाई है, हक की लड़ाई है? देखिए, हमको किसी व्यक्तिवाद से लड़ाई नहीं है और किसी पार्टी से भी लड़ाई नहीं है। व्यक्ति के नीतियों से लड़ाई हो सकती है, पार्टी की नीतियों से लड़ाई हो सकती है, किसी व्यक्ति विशेष से लड़ाई नहीं हो सकती। बिहार के लोगों को बिहार में अधिकार मिले, हमें कोई आपत्ति नहीं है, उसको वहाँ मिलना चाहिए। अगर हम बोलेंगे कि नहीं बिहार में जाके 40% हमको मिले तो वहाँ के लोग हमको मारेगा कि नहीं? यूपी के लोगों को यूपी का अधिकार मिलना चाहिए। अगर हम यूपी में जाके मांगेंगे तो वो लोग हमको मारेगा कि नहीं? बंगाल में जाके हम अधिकार मांगेंगे तो हमको मारेगा कि नहीं? बंगाल के लोगों को बंगाल में अधिकार मिलना चाहिए। इसीलिए क्षेत्रवाद बना ही है, इसीलिए क्षेत्र भाषा बना ही है। राम मनोहर लोहिया एक और बात बोले थे कि अगर आपको सही में अगर राज्य को, देश को एक करना है तो पहले से क्षेत्र के सीमा को हटा देना पड़ेगा, राज्य की सीमा को ख़त्म कर देना पड़ेगा। नहीं तो क्षेत्र की सीमा रहेगी तो समय क्षेत्रवाद रहेगा। तो क्षेत्रवाद राजनीतिक दलों के नेताओं का होना चाहिए ना, आम जनता का नहीं होना चाहिए। मान लीजिए हम झारखंड के लोग हैं, हम कहीं मुंबई में या गुजरात में जाके 2 व्यक्ति, अनजान व्यक्ति जाके मिलते रहा, अचानक से हमारा परिचय हो जाता है कि हम भी झारखंड के। कहाँ से? रांची से। अरे हम भी रांची से। तो एक भावना जग जाता है, क्या है? क्षेत्रवाद के कारण। तो ये हम लोग को कहना है, हम लोग कभी मार के भगाने की बात नहीं किए। कोई लड़का अगर बोलता होगा तो हमें नहीं पता, लेकिन हमारे मुख से कभी हम नहीं सुने होंगे मार के भगाने की, बाला साहेब ठाकरे जैसा हम मारना शुरू करें, ऐसा कुछ नहीं। आप यहाँ आए, पैसा कीजिए, रोजी रोजगार कीजिए, आपका अधिकार है। लेकिन नौकरी, जो प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी में जिस तरह का आपके राज्यों में आपको अधिकार मिला है, उस तरह से यहाँ झारखंड में झारखंडियों को मिलना चाहिए। यही हमारा मांग है। और अगर इस तरह से कोई प्रगलाने की बात करता है कि मार के भगाया जाएगा, ये से किया जाएगा, तो ऐसा हमारा कोई नहीं है। अभी भी हम खुले तौर पे कर रहे हैं, ऐसा हमारा कोई चीज़ नहीं है। हाँ, लेकिन अगर अधिकार छीनने की बात कीजिएगा तो ज़रूर हम कुछ कर सकते हैं। पहले हम संवैधानिक तरीके से करेंगे, और नहीं तो अगर उसके अलावा अगर अलग रूप धारण करना पड़ेगा तो वो भी करने के लिए। अंतिम
कुछ लाइनों के साथ हम अंत करेंगे। टारगेट वाला सवाल रह गया जो आप विधायक आपके तरफ से जो स्थानीय विधायकों को टारगेट किया जा रहा है। इसमें आज एक वीडियो भी आया कि आप लोग जो हैं कभी ढुल्लू महतो को टारगेट नहीं कर रहे हैं, कभी आप लोग लंबोदर महतो को टारगेट नहीं कर रहे, उसी रीजन में बाकी लोगों को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप कहते हैं नहीं, हज़ारीबाग में जब सभा हुआ तो वहाँ आंसू का सभा भी था, आपको शायद पता होगा, तो वहाँ टारगेट हुआ था कि नहीं? अच्छा ठीक है, आप स्थानीय की बात करते हैं। डुमरी में जो सभा हुआ, आप भी गए थे रिपोर्टिंग करने, वहाँ मुख्यमंत्री जी का सभा था और वहाँ का स्थानीय विधायक का था, बनने वाली है चाहे भावी है, जो भी है स्थानीय ही था, तो कैसे हम लोग नहीं किए हैं? जो गलत हम अभी भी हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग किसी व्यक्ति विशेष से लड़ाई नहीं है, हमें व्यक्ति की नीतियों से लड़ाई हो सकती है, पार्टी की नीतियों से लड़ाई हो सकती है। पार्टी से क्यों लड़ाई होगी? पार्टी थोड़ी नीतियाँ बनाती है, पार्टी के लोग नीतियाँ बनाते हैं, तो उनको नीति से लड़ाई है। अंतिम शब्द यही है कि गुलामी की जंजीर अब तो कटनी चाहिए, गुलामी की जंजीर अब तो कटनी चाहिए, राज्य की दशा अब तो बदलनी चाहिए। कट रही है गर्दन तो अफसोस काहे ना हो, कट रही है गर्दन तो अफसोस काहे ना हो, जो बच गई उंगली वो तो हिलनी चाहिए। कलम और तलवार दोनों से सक्षम रहे हम, कलम और तलवार दोनों से सक्षम रहे हम, इस सोच से अब हर औलाद पलनी चाहिए। लहू से पहले स्याही ही बिखर जाए, लहू से पहले तो स्याही ही बिखर जाए, तलवार से पहले अब कलम चलनी चाहिए, तलवार से पहले अब कलम चलनी चाहिए। धन्यवाद, जोहार। तो ये थे हमारे साथ मोतीलाल जी, और कहीं न कहीं जयराम के परम साथी, और कहें तो हर डिसीजन में जयराम जी के साथ रहते हैं। कहना यही है कि 1932 नहीं, सर्व सेटलमेंट की मांग करते हैं, साथ ही बिहारियों का विरोध नहीं है, नीतियों का विरोध है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। तब तक के लिए बने रहें झारखंड अपडेट्स के साथ, और मोतीलाल के बातों से आप कितने सहमत हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। यहाँ लॉकर और कॉस्ट्यूम का कोई चार्ज नहीं, साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची।